के विरुद्ध जब हम लोग ब्रिटिशियर्स के विरुद्ध लड़ रहे थे तो उस समय लोगों को एकजुट करना सरल था, क्योंकि लोगों को ये पता था कि हमको लड़ाई किससे करनी है। जब भारत के राजनेताओं ने जो है एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमारे ऊपर लागू किया, संविधान को लागू किया, तो उन्होंने दिखाने का ये प्रयास किया कि वो जनहित के काम कर रहे हैं, भले ही वो उसके माध्यम से जो है उन्होंने व्यवस्था के भीतर जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ये स्थिति आती है कि जब आपको पता है कि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, शत्रु स्पष्ट है, तब तो आप पूरा बल लगाते हैं। लेकिन जब आपको ये पता ही नहीं है कि जो आपके साथ है, वो आपका शत्रु है या मित्र है, तो आप उस पर जब आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो फिर आप उसका विरोध कैसा कैसे करेंगे? तो अंग्रेजों का विरोध करते समय चाहे नरम दल हो, चाहे गरम दल हो, सारे दल विरोध में थे। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता हुई, दोनों दल आपस में बट गए। जो नरम दल के थे उन्होंने जो है राजनीति भी उनको मिली, सत्ता का सुख भी मिला, और जो गरम दल के थे वो कितने लोग प्रताड़ित हुए, उनका कुछ अता पता नहीं चला, उनको कोई सम्मान भी नहीं मिल पाया, तो उनकी स्थिति बिल्कुल अलग हुई। तो जब ये लड़ रहे थे तो इन्हें पता था कि किससे लड़ना है, भले ही रास्ते अलग अलग हों। स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखते हैं तो हम लोगों ने ये मान लिया कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ गए, हम संसदीय व्यवस्था में आ गए, और गुलामी से निकले थे तो हम लोगों को लगता था कि जो व्यवस्था है गुलामी से तो बेहतर है। ऐसे में प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि हम लोग कितना विचार कर लेंगे कि इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि गुलामी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये ऐसा ही है कि जेल में बंद व्यक्ति है, जब तक उसको सुविधा पानी मिल रही है तब तक वो शांति से बैठा हुआ है, वो विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन जब उसकी सारी सुख सुविधाएं चली जाती हैं तब उसे गुलामी का एहसास होता है, और जब गुलामी का एहसास होता है तब वह विरोध करता है। अर्थात जो विरोध है वो वही कर सकता है जिसको गुलामी का पता हो कि हम गुलाम हैं। और अंग्रेजों की गुलामी में हम प्रत्यक्ष गुलाम थे। वर्तमान जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें अप्रत्यक्ष गुलाम है। तो प्रत्यक्ष गुलामी पता चलती है, अप्रत्यक्ष पता ही नहीं चलती है। आप अधिकारों के लिए सोचते भी नहीं है, क्योंकि राज्य सत्ताएं जो है वह सब कुछ जो है आपको मुफ्त में देने के लिए तैयार हैं, अंग्रेज वो देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये समझ की बात है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को गुलामी से बेहतर मानते हैं, लेकिन हम इसका विकल्प नहीं तलाश रहे हैं, क्योंकि हम यह मान चुके हैं कि इसका कोई विकल्प है ही नहीं, या फिर यही सबसे बेहतर है। तो जब तक हम ये समझेंगे ही नहीं कि हम गुलाम हैं, तब तक हम हमारे अंदर न चेतना होगी, न जन जागृति होगी, न समाज अपने अधिकारों की मांग करेगा, न तो वो संवैधानिक अधिकार या सामाजिक अधिकार में अंतर कर पाएगा। तो ये बड़ी समस्या मुझे दिखाई देती है कि गुलाम को पता है कि वो गुलाम है, लेकिन जो गुलाम है और उसको पता ही नहीं है कि मैं गुलाम हूं, वो तो विरोध कर ही नहीं सकता। यही स्थिति है लोकतंत्र की। जी धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। और कोई भाई अपनी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। माता प्रसाद कौरव जी, बहादुर बाबू, साधना जी, आचार्य सुनील देव जी, मदन आर्य जी। वेदराज जी आप बताइए कुछ, शुरू हो। हाँ बहादुर सिंह जी बताएं। मैं सुन रहा हूँ भैया, कहीं आपत्तिजनक होता है तो मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत। नहीं नहीं ठीक। बहादुर सिंह जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही बहादुर सिंह जी, माइक अनम्यूट करिए। देखिए, जी अब आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आना शुरू होगी, बताएं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या है विषय आज का, किस टॉपिक पर बात हो रही है? चलिए ठीक है, अपने सभी साथी जुड़ गए हैं तो मैं एक बार विषय फिर से पढ़ देता हूं जिससे चर्चा हाँ। करने में आसानी। आज का जो कोटेशन नंबर है 3112, और कोटेशन ये है कि भारत में समाज को कैसा स्वराज्य मिला, क्या संविधान बनाने में समाज की कोई भूमिका है, क्या कानून हम बना सकते हैं, सामाजिक स्वराज तो जितनी अंग्रेजों के समय में था वह भी हमसे छिन छिन गया,
क्योंकि अंग्रेज तो विदेशी होने के कारण भारत की समाज व्यवस्था में छेड़छाड़ करने से डरते थे। अब तो चूंकि शासक भारतीय है, इसलिए इन्हें किसी भी प्रकार के कानून बनाने से कोई डर नहीं। यह है कोटेशन। बाबा, इस पे आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल साफ है। अंग्रेजों को ये जानकारी थी कि समाज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारे वर्तमान शासक इसके विपरीत सोचते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, और येन केन प्रकारेण सामाजिक आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। एक बात आप देखिए कि जो भी उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल होता था, वहाँ की पार्लियामेंट या राजा उसे भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजते थे, तो वहाँ इनमें विरोध नहीं होता था कि हमको क्यों नहीं भेजा, इन्हें कैसे भेज दिया। ये बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ भी उन्होंने संगठित होकर के हमारे ऊपर शासन किया। उनमें आपस में बिल्कुल भी वैर नहीं था, बिल्कुल भी भेद नहीं था। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, उस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और उनके सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, लालच दे करके। वहीं से इनकी शासन की जड़ें भारत में जमने लगी, और फिर वही तरीका इन्होंने अपनाया। यानी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई से जब युद्ध हुआ है, तो युद्ध से पहले ही इन्होंने मराठा शक्ति से और सिंधिया राजघराने से समझौता कर लिया कि आप महारानी के पक्ष में न लड़ें, हम आपकी मदद करेंगे भविष्य में। और ये देशी राजा इस बात को नहीं समझ पाए, तो उन्होंने जो हस्तक्षेप किया वो समाज के आंतरिक मामलों में नहीं किया, बल्कि देशी राजाओं को आपस में तोड़ा और तोड़ कर पे खुद जमते चले गए। बिल्कुल ठीक भाई साहब, वास्तव में यही सब हुआ। और कोई भाई इस विषय पर अपनी बात रखना चाहेंगे? सभी को नमस्ते। हाँ रामदास जी, बताएं भाई जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में अंग्रेजों के सत्ता में जो है देश गुलाम था, लोग आजाद थे। आज जो है देश आजाद हुआ, लोग गुलाम हुए। जो महात्मा गांधी का स्वप्न था वो अधूरा रह गया। उन्होंने जो कहा था गांव गणराज, ग्राम न्यायालय, ये सब अधूरा रह गया। और दूसरी बात यह है, जब देश गुलाम हो रहा था उस समय जो राजा महाराजा लोग जो थे वो सब गुलाम हो गए थे, और उन अंग्रेजों के अधीन में उन्होंने काम कर रहा था। लेकिन देश आजाद करने में जो है यहाँ के जनता सब जो है छोटे बड़े भेदभाव हटा करके, गरीबी अमीरी का भेदभाव हटा करके, ऊंच नीच का भेदभाव, जाति का भेदभाव हटा करके यहाँ के जनता जो है आंदोलन किए और क्रांति किए, उसमें आजादी मिला। और उसके बाद आजादी मिला, और फिर जो अंग्रेज के जो गुलाम थे, हमारे जो राजा महाराजा थे, फिर उन्होंने कब्जा लिया। इसलिए उनका जो बनाया हुआ सिस्टम था वही भारत में थोपा गया है। पुनः जो है यहाँ जो संविधान बनना चाहिए था वो अच्छा संविधान बनना चाहिए था।
वो देखिए कि यहाँ का जनता जो है सीधा साधा है। जैसे गडेरी जो है भेड़ी को चराते हैं, उस तरीके से जनता एक तरफा जाता है। इसके लिए कुछ भी कानून बना ले और हम सत्ता जो है चलाते रहें। और जनता जो है आज भी कुचले जा रहे हैं, न्याय मिल नहीं पा रहा है। जो आजादी के लिए लड़ाई हुआ था वो आजादी पुनः अभी भी नहीं मिला है। जो आदरणीय बजरंग मुनि जी जो संस्था चला रहे हैं, जो हमारे सभी विद्वान लोग जो जुड़े हुए हैं, जो आप लोग इस संस्था में रह करके कार्य कर रहे हैं, जो बल दे रहे हैं, ये मेन उद्देश्य है कि लोगों तक अधिकार मिले, लोगों को न्याय मिले। लोगों का जो योजना है, कुछ भी गांव का योजना हो, सरकार का योजना हो, सरकार जो है अपने आप मालिक समझ रहा है। वो मालिक न समझ करके वो समझे कि हम मैनेजर हैं और मालिक हमारे हैं, मालिक का आदेश को हम पालन करें। ये जब तक नहीं होगा, जो हमारे प्रतिनिधि मालिक बन के बैठे हैं, फैक्ट्री वाले जो है कुछ भी चीज बनाते हैं उसमें अपना लागत को लगा करके कि इतना इतना लागत लगा है, कपड़ा हो, माचिस हो, चश्मा हो, कोई भी फैक्ट्री से उत्पन्न हो रहा है उसमें जो है वो अपना लागत लगाते हुए मुनाफा जोड़ रहा है, शासन का टैक्स को जोड़ते हुए वो अपना मुनाफा मुनाफा जोड़ रहा है। और हमारे जो नीचे स्तर के जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो जब उपजाऊ करते हैं तो उसका लागत को कोई मतलब नहीं है, वो बैठे लोग तय कर लेंगे यहाँ क्या मक्का पैदा करने में, धान पैदा करने में, कोई भी अनाज पैदा करने में कितना लागत लगता है, पानी कहाँ से उसको चढ़ाया जाता है, पंप मोटर दुनियादारी है ना, खाद बीज, उसको वो तय नहीं करेगा। उसके लिए वो मालिक बैठा है, वो बोलते हैं कि आप क्या जानते हो, आप धोती वाले हो, मैं फुल पैंट वाला हूँ, आप कमाते रहो, हम उसको जो है उसका निर्धारित करते रहेंगे कि क्या होना चाहिए। और इसी चलते जो है भारत अभी भी गुलाम है। और यही गुलामी के चलते जो हमारे भारत में बुद्धिजीवी लोग हैं, जो संस्था चला करके लोगों को फिर से पुनः जागरण कर रहे हैं कि देश जो है अच्छा की ओर जाए। और यहाँ ये जो आदरणीय बजरंग मुनि जी जो कार्य कर रहे हैं और हमारे जो इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये भारत के लिए नहीं, विश्व का एक अगर जैसा सोच है, वो विश्व में अगर ये लागू हो जाएगा तो लोग खुशहाल हो जाएंगे। बहुत से बातें हैं, अब अपना बात को यही समाप्त करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई भाई अपनी बात रखे? रामराज जी ने काफी कुछ क्लियर कर दिया, बाकी बहादुर सिंह जी ने भी विषय पर बहुत अच्छी बात रखी। ब्रिजेश जी खैर ऐसे ही नहीं, बाबा ने उनको समाज विज्ञानी माना है। और अब भाई अपनी बात रखें। जय सिया राम भैया जी। जय श्री राम भाई साहब। भैया जी, हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है, वो शासन प्रणाली अंग्रेजों के समय में भी यही थी, केवल बदला था व्यापार। व्यापार बदल गया था, व्यापार के जरिए उन्होंने धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करना शुरू किया। जब कंट्रोल किया तो उन्होंने हमारे जो देसी राजा थे, सही बात तो ये है कि हमारे समाज के साथ वो उच्च वर्ग जो उस समय शासन में था, छोटे छोटे राजा, उन कुछ राजा जो समझदार थे वो इस बात को समझ गए कि ये धीरे धीरे हमारे जो सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, उन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। पर चूंकि बहुत सारे राजा ऐसे थे या उनके सिपह सालार जो सेनापति थे, वो स्वार्थवश उनके साथ जुड़ गए। अंग्रेजों का मुट्ठी भर अंग्रेज कैसे कब्जा कर सकते थे? हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कभी कब्जा नहीं रहा। हाँ, कुछ लोगों पर उनका जरूर कब्जा रहा, और उसी का लाभ लेकर के अंग्रेज हमारे यहाँ से जो हमारी संपदा थी उसको यहाँ से ले जाते रहे। तो हमारी मानसिक जो विकृति है वो हमारी
बहुत खतरनाक है। आज भी वही मानसिक विकृति है, क्योंकि जो हमारे नेता हैं वो किन के उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, कौन समाज के लिए काम कर रहा है? तो हम स्वतंत्र काहे के हुए? क्योंकि संविधान में जब पार्टियों का नहीं है तो भी धड़ल्ले से पार्टियों का ही राज चल रहा है, ढेप जारी कर देते हैं। भाई कोई अगर प्रतिनिधि असंतुष्ट है, उसको समाज के विरुद्ध नीतियां लगती हैं, तो उसको अपनी बात रखने का, समाज की बात रखने का अधिकार ही नहीं है। तो स्वतंत्रता काहे का लोकतंत्र? जब तक पार्टियां हैं तब तक लोकतंत्र कह ही नहीं सकते हैं। जो अंग्रेज अपनी परपाटी छोड़ गए, जो अधिनियम जिस अधिनियम के तहत उन्होंने स्वतंत्रता का हस्तांतरण किया, शासन का हस्तांतरण किया है, इसको स्वतंत्रता कहना लेना नहीं मानते, केवल सत्ता का हस्तांतरण किया है। और वही उनके प्रतिनिधि बन करके आज हमारे यहाँ, ये हमारे सांसद हैं, जितने महोदय हैं वो सब हमारे ऊपर माननीय राज कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि क्या भारत स्वतंत्र हुआ कहाँ है? केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, बाद बाकी गुलामी तो जारी है जैसी की तैसी। तो हम कैसे माने कि हम स्वतंत्र हो गए? हाँ, यदि हमारी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता तो हम मानते कि हम स्वतंत्र हुए हैं, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि उन्होंने ही एक सभा का गठन किया जिसको संविधान सभा कहा गया, उसमें भी किसके प्रतिनिधि थी? समाज के प्रतिनिधि नहीं थे, वो भी सारे के सारे अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने जिनको चाहा कि ये हमारे काम आ सकते हैं और उनसे अपने हिसाब से मनमाने नियम बनवाए, नहीं तो हमारा संविधान भानुमति का खुलवा होता क्या? कहीं किसी देश से कुछ लिया? हमारे देश में क्या थिंकर नहीं थे, विचारक नहीं थे? क्या हमारे देश में समाजशास्त्री नहीं थे? किसकी कमी थी? ये देवभूमि है, इसमें प्रतिमाएं कूट कूट कर भरी हैं, आज भी भरी हुई हैं, लेकिन उन प्रतिमाओं को सामने आने से कौन रोक रहा है? यही नेता रोक रहे हैं। क्योंकि अगर वो आगे आ गए, उन्होंने समाज के सामने सत्यता को प्रकट कर दिया, रहस्योद्घाटन कर दिया, तो ये बेनकाब हो जाएंगे, नकाबधारी। तो फिर इनका जो यशो आराम की जिंदगी है वो नहीं रहेगी। तो इसलिए आज भी हमारा संविधान बहुत विकृत है और इसमें मनमाने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे परिवर्तन कर लेते हैं। भूल से कोई एक आध परिवर्तन हो जाता है तो उसमें कोई ऐसी लाइन जोड़ दी जाती है जिससे वो समाज में लागू ही ना हो पाए, जैसे कि 72वां और 73वां संशोधन है, कहाँ लागू है? तो स्वतंत्रता किस बात की? अपने रेवड़ियां हैं, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, अपने अपनों को बांट लेते हैं। जनता का मुद्दा आता है तो उस पर सारे विरोधाभास होता है, उनका खुद का आता है स्वार्थ की पूर्ति अगर उन्हें करनी होती है अपनी, तो फिर वो अपने आपस में एकजुट हो जाते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं होता है, सर्वसम्मति से वो नियम पारित हो जाता है। मुझे इतनी बात रखनी थी, भैया जी आगे और साथी बात रखेंगे। जी ज्ञानेंद्र जी। हाँ मदन जी बताएं। सभी साथियों के लिए नमस्कार। अभी माता प्रसाद जी ने अपनी विचार बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय में हम सब लोकतंत्र में जीवन जी रहे हैं। लोकतंत्र में जैसे ही लोकतंत्र का जैसा भी शासन चल रहा है वो आप सबके समक्ष है। बात आज के विषय में संविधान की भी आई है कि समाज ने क्या संविधान बनाया, मतलब जब संविधान भारत का बनाया गया उस समय भारत के नेताओं ने समाज को पूछा नहीं, समाज से कोई राय नहीं ली। एक प्रकार से समाज को नकारा गया, अलग रखा गया। अंग्रेजों ने भारत में शासन करा, अपनी ताकत के बल पर करा, लेकिन समाज से वो भयभीत रहते थे। समाज की जो व्यवस्थाएं थी हमारे भारत की, उनमें उन्होंने ज्यादा अधिक छेड़छाड़ नहीं करी, केवल भारत के धन को लूटा, भारत के खजाने को लूटा, अपने देश को ले गए। और जिन्होंने मतलब हमारे देश के क्रांतिकारियों ने मतलब
दादागिरी दिखाई या उनको मारा पीटा, उनको भी मतलब दबाया गया, कुचला गया, जेलों में डाला गया, गोलियों से भूना गया, तमाम अत्याचार उन्होंने करे। लेकिन जब तक अंग्रेजों का शासन रहा, जैसे भी उन्होंने करा शासन, मतलब शासन किया भारत में अपनी ताकत के बल पर। फिर अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत स्वतंत्र हो गया, मतलब भारतीयों की भुजाओं के बल पर, या गांधी जी जैसे मतलब पूज्य देवता जो मतलब अहिंसा के बल पर उन्होंने आजाद कराया। खैर अहिंसा के बल पर तो क्या आजाद करा लेते वो, लेकिन गांधी जी का जैसे भी रहा, उनकी मतलब जैसी भी विचारधारा थी भारत के प्रति सही थी। और वो चाहते थे कि मतलब भारत में राम राज्य या स्वराज्य आ जाए। स्वराज्य के पक्षधर थे गांधी जी। भले ही उनको मतलब उनकी बात नेता मानते थे या ना मानते थे, उस समय की बात है, लेकिन उनकी आंतरिक भावना जो थी गांधी जी की, वो भारत में रामराज्य और स्वराज्य लाने की थी, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, आज हम सब विचार मंथन कर रहे हैं। तो भारत का जो संविधान बना, नेताओं ने बनाया विदेशों में जा जाकर, उसमें समाज को मतलब पूछा नहीं गया, समाज को दरकिनारे कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे समाज की आज भी अपेक्षा की जा रही है। भारत में लोकतंत्र है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो भी स्टेट हैं, राज्य हैं, उनमें मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो समाज व्यवस्था है, उसमें मतलब उन नेताओं के जो कानून मतलब बना रहे हैं, उन कानूनों के ही अधीन हमारा समाज जीवन जी रहा है। अगर कोई भी कानून सरकार बनाती है तो समाज से पूछा नहीं जाता। और दूसरी बात, अगर समाज विरोध भी करता है उस बात का, तो मतलब उसको समाज को दबाया जाता है। इससे हम मतलब मतलब अगर समाज को दबाया जाता है, चाहे कोई भी स्टेट हो भारत का, लेकिन अगर इस विषय पर सोचें तो हम पूर्ण स्वतंत्र थोड़े ही हैं। हम तो मतलब इस तरह से बंधे हुए हैं, हमारा समाज बंधा हुआ है कि हम स्वतंत्रता से मतलब कोई भी कार्य नहीं कर सकते भारत में। हमारा जो समाज है वो आज भी कानूनों के बंधन में बंधा हुआ है। जो भी कानून सरकार पारित करती है उसको मतलब अगर समाज, जनता, हम सब पालन न करें तो हम पर नियंत्रण मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगर हम ज्यादा अवहेलना करते हैं तो हमें जेलों में डाल दिया जाता है। हमें तरह तरह से हमें और हमारे समाज को तरह तरह से सरकार मतलब परेशान करती है। कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश है या जहां जहां बीजेपी का शासन है, वहां मतलब थोड़ी मतलब चैन की सांस ले रही है जनता। जिन राज्यों में मतलब अन्य सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है या मतलब अन्य पार्टियों की सरकार है, वहां तो आज हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे जो समाज के भाई हैं वो बहुत पीड़ा झेल रहे हैं। तो अगर हम गंभीरता से सोचें तो आज भारत में हम स्वतंत्र नहीं है। पहले गोरे राज करते थे, अब हमारे ही भारत के नेता जो है हम पर शासन कर रहे हैं और हर तरह से हमें, हमारे समाज को प्रताड़ित प्रताड़ित कर रहे हैं। कब हमारे देश में स्वराज्य आएगा, लोक स्वराज्य आएगा, कब समाज का शासन भारत में होगा, कब जनता का शासन जनता के हाथों में होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और आज हम इसी विषय पर विचार मंथन कर रहे हैं और करते रहेंगे। कब सफलता मिलेगी ये समय और परमात्मा बताएगा। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद मदन आर्य जी। और कोई भाई अपनी बात रखे? आचार्य सुनील देव जी, पवन जी, पवनजय जी, और भी लोग हैं, श्रीकांत जी अगर कुछ कहना चाहें, वैद्यराज जी, विपिन जी, भाई साहब, सोहन सिंह जायसवाल जी, अनीता सिंह जी। आज किन्हीं कारणों से मुनि भैया जी जी, नहीं हो पाए हैं, तो मुझे नहीं लगता चर्चा बहुत देर तक चलेगी। हाँ वैद्यराज जी बताएं।
लोकतंत्र में वो कौन से संवैधानिक मतलब कि लोक स्वराज में वो कौन से संवैधानिक अधिकार होंगे जो सिर्फ ऊपरी इकाई निचली इकाई को दे सकती, विशेष अधिकार कौन से होंगे जो ऊपरी इकाई निचली इकाई को दे सकती है? निचली इकाइयां तो सारे अधिकार ऊपर की ओर देगी, निचली हाँ इकाइयों के पास ही अधिकार होंगे सारे हाँ लोक स्वराज में। जी। लेकिन लोक स्वराज में वो कौन से अधिकार, ऐसे विशेष अधिकार होंगे, उसमें लिखा हुआ है इसी आगे में, इसी कोटेशन के आगे में हाँ कुछ विशेष अधिकारों के जिक्र किया गया है। हम्म वो बताइए कौन से ना। विशेष अधिकार होंगे जो ऊपरी इकाई या निचली इकाइयों को देंगी? नहीं, आप बताइए ना, आपने पढ़ा है तो कुछ बताइए। मेरे को बस वही, बस मैं थोड़ा सा अटक गया था। आज हम्म पढ़ा था मैं दिन को, तो वही पूछ रहा था मैं कि वो कौन से विशेष अधिकार होंगे जो ऊपरी इकाई या निचली इकाइयों को देंगी। खैर मैं बाबा जी से पूछ लूंगा बाद में, आज बाबा नहीं, जी नहीं ठीक जुड़े। बात है। मेरे समझ से जो मुनि जी कहते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण वो यही है कि लोक स्वराज में व्यवस्थाएं अपने नीचे की इकाइयों से अधिकार पाएं। ऊपर जो उस दिन बहादुर सिंह जी भी चर्चा कर रहे थे कि वो 5 विभाग, पुलिस, सेना, वित्त, विदेश और न्याय, ये 5 विभाग केंद्र सरकार के पास रहेंगे, जिसके माध्यम से वह अपने कार्य को संपादित करेगी, अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। ऐसा कुछ है, अगर कुछ है इसमें तो फिर आगे वो मुनि जी चर्चा कर लेंगे। मुनि जी आज है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसी विषय पर घूमते हैं, इसी विषय पर अपनी चर्चा करते हैं। बताएं भाई साहब। जैसे मान के चलिए कि तीन तीन सभा है, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा। तो लोकसभा में जो है निर्धारित व्यक्ति 543 लोग जाते हैं, राज्यसभा में निर्धारित लोग जाते हैं, विधानसभा में चुन करके जितना जहां राज्य में है ना। और ग्राम में कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं बैठता है। ग्राम सभा में जो है वहां के जन्मा हुआ आदमी, और वहां स्वयं हजारों लोगों का गांव होता है, 2000 5000 का जनसंख्या का गांव होता है, वहां सभी लोग ग्राम सभा में बैठते हैं। तो वहां जो भी डिसीजन होगा तो सभी के बीच में होगा। वहां तुरंत अध्यक्ष चुना जाएगा और उसी के माध्यम से जो है लोग फैसला सुनाएंगे। तो वो तो लोक स्वराज। और यहाँ तो क्या है, लोगों को संविधान के माध्यम से चलाया जा रहा है। समाज बड़ा कि संविधान बड़ा, तो यहाँ संविधान बड़ा हो गया और समाज छोटा हो गया। 500 कुछ लोग गए चुने हुए, वो पूरा संविधान को छेड़छाड़ कर सकते हैं, बाकी जो करोड़ों लोग हैं वो उसको कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो जब जैसा जिस समय होता है परिस्थिति, उस समय वैसा संविधान बनाया जा सकता है, समाज द्वारा बनाया जाए, कि वो चुना हुआ व्यक्ति द्वारा न बनाया जाए। जो जहां जो गांव में जो चीज का व्यवस्था है वो गांव वाले समझेंगे, और जो बड़े बड़े कार्य हैं वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार समझे। तो सब चीज, एक गुरुजी का नियुक्त करना है, एक सिपाही का नियुक्त करना है, एक कलेक्टर का नियुक्त करना है, सब वही करेंगे। कौन बच्चा को पढ़ना है, कौन बच्चा को नहीं पढ़ना है, किसको आदिवासी में रखना है, किसको गैर आदिवासी में रखना है, किसको कहाँ रखना है, ये सब। तो यही तो अत्याचार, भ्रष्टाचार, और ये स्वराज क्या है, ये तो सबसे बड़ा लड़ाई है कि आपस में हम लोगों को, बाप बेटा हो, पति पत्नी में, तो गांव समाज में, जाति के भेदभाव, तो धर्म के भेदभाव में, ये सब जो है ये यही सब कारण है। और जब गांव में ये चीज आ जाएगा तो अपने आप सिद्धांत बनने लगेगा, मतलब मेरे सोच से। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा रामराज जी, आपने जो बात कही ना वो यूपीएससी का सवाल भी रहा है, मैंने पढ़ा है। कौन सी जी। सभा अस्थाई है, राज्यसभा या फिर लोकसभा या फिर ग्राम सभा या विधानसभा? एक तरफ सरकार जो है ग्राम सभा जी। अस्थाई सभा है, जी। जिसमें चुनाव नहीं। एक तरफ जो है, एक तरफ महोदय क्या है, एक तरफ जो है सरकार दारू बना रही है और एक तरफ से पकड़ रही है।
दारू बनेगा कि नहीं बनेगा, खैनी बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लास्टिक बनेगा कि नहीं बनेगा। ऊपर जो है फैक्ट्री वाले को छूट टैक्स दे करके, और नीचे लोग कहते हैं प्लास्टिक यूज नहीं करना है। हमको भूख लग रहा है तो कह रहे खाना खाना नहीं है, और खाना सामने रखा हुआ है तो तुम लड़ जाएगा खाने के लिए ना। तो ऊपर से ना बंद होना चाहिए। तो पूरा जो सिस्टम बिगाड़ने का काम जो है ऊपर से हो रहा है। अगर नीचे स्तर से कर दिया जाए तो सिस्टम एकदम सीढ़ी की तरह जो है ऊपर चलना चालू हो जाएगा, है ना। ये सब जो है, अब दारू बनेगा कि नहीं, अब लड़की का शादी कितना वर्ष में करना है ना। अब इतिहास जैसे धर्म में बताता है, इतिहास बताता है, हमारे जो पुराने लोग वो अपने हिसाब से शादी ब्याह लड़का लड़की के करते थे, कोई वैसा नहीं होता था। आज बलात्कार हो गया तो आज भ्रष्टाचार हो गया तो कल उसको जेल भेजना है। ये सब ऊपर के सिस्टम से हो रहा है, एक बिजनेस ये बना करके। और बिजनेस, जमीन किसी का किधरो हो गया तो ऊपर जाइए लड़िए, तो वहां थाना पुलिस तो कोर्ट कचहरी एक व्यवसाय की तरह दिखता है। लेकिन ग्राम सभा में ये नहीं होगा। ग्राम सभा में बैठेगा और जिसका जहां आर होता है वहां बता दिया जाएगा, वहीं से नक्शा कट जाएगा, वो आदेश कर देगा। जाति कौन कौन जाति कौन है, वहां ग्राम सभा में निर्णय हो जाएगा, वहीं से प्रमाण पत्र बन जाएगा। कि चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, गांव वाले बैठ करके चुन लेंगे। इस टाइप में सिस्टम बनना चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी लोग जो भी समझे। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका। और लोग बताएं, समय है अभी। प्रश्न भी एक दूसरे से अगर किसी की बात का कुछ लगता हो तो कर सकते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी भाई साहब, नमस्कार। भारत में समाज को कैसा स्वराज मिला? भारत के समाज में आपको अपना नेता चुनने का अधिकार मिला है। आपको अपने धर्म अनुसार अपनी लाइफ पद्धति चुनने का अधिकार है। आप किस तरह से जीवन जीना चाहते हैं, इसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के सर्वोच्च पद पर जाने का अधिकार है। वह राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, और प्रधानमंत्री बन के सारे नियम कानून को बदल सकता है। जो बहुतायत उसकी इच्छा हो, सब कुछ कर सकता है। और आज हमारे देश में एक आम आदमी, चाय बेचने वाला या चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, जो भारतीय लोकतंत्र में ही संभव है। अन्य कहीं यह बहुत ही मुश्किल है। यहाँ गरीब सा गरीब व्यक्ति भी ऊंचे ऊंचे सपना देखता है और उन सपनों को वो साकार करता है। यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मछुआरा इस देश का राष्ट्रपति बनता है। हमारे स्वराज ने हमको, हमारे देश ने हमको ये सारे अधिकार दिए हुए हैं। क्या संविधान बनाने में समाज की कोई भूमिका है? समाज ही हम अपने विधायकों को चुनता है और उसके द्वारा चुने हुए विधायक, सांसद संविधान में जो भी परिवर्तन हो सकते हैं उन्हें करते हैं। क्या कानून हम बना सकते हैं? अगर हमारे द्वारा चुना व्यक्ति ही बना रहा है तो हम ही बना रहे हैं। जिसको हम चुन रहे हैं वही बना ही रहा है। हम भी चुने जा सकते हैं तो हम भी बना देंगे। सामाजिक स्वराज तो जितना अंग्रेजों के समय में था वह हमसे छिन गया है। सही बात है, क्योंकि अंग्रेज जो है वो हम लोगों के ऊपर नहीं निर्भर थे शासन के लिए। वो राजा महाराजाओं से देश को जीते थे, बंदूक और तोपों के बल पर। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं था, समाज से कोई मतलब नहीं था, और वो मतलब रखते भी नहीं थे। और जिस लिए आए थे वो काम अपना कर रहे थे। वो लूट के लिए आए थे, वो लूट कर रहे थे। तो समाज की व्यवस्था से उनका कोई लेना देना था नहीं। अब तो चूंकि शासक भारतीय हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के कानून बनाने में कोई डर नहीं है।
ऐसी बात नहीं है। जो भी नेतागण चुने जाते हैं वो कोई ऐसा कानून बनाने से डरते हैं जिससे समाज विद्रोह कर उठे, तो उनकी सत्ता चली जाएगी। इसलिए जो है वो कुछ ऐसा कानून नहीं बनाते हैं। अभी देखिए, किसान के लिए कानून बन रहा था, किसानों ने नहीं माना, नहीं बना। ड्राइवरों के लिए कानून बन रहा था, ड्राइवरों ने नहीं माना, नहीं बना। तो इस टॉपिक के हिसाब से इतनी बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। और किसी भाई को कुछ कहना हो कह सकते हैं। हेलो। हाँ श्रीकांत जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि फिलोसफी के थ्योरी पर होता है, उसमें एक चैप्टर मिलता है। एक अंधा व्यक्ति अंधेरे बंद कमरे में एक काली बिल्ली खोज रहा है जो वहां नहीं है। तो यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है अभी, यहाँ यही प्रॉब्लम। को मुनि जी से बहुत बार मैं डिस्कस किया या डिस्कस करने की कोशिश किया, तो वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। जैसे है कि वो कहते हैं कि फैमिली का एक मेंबर उसका ग्राम सभा का सदस्य हो। लोक स्वराज ग्राम सभा ही है, उसका इतिहास यही है, ग्राम सभा का ही है कि वो चुनिंदा होता था, कभी मनोनीत होता था। वो कहते हैं कि फैमिली से होगा कि एक फैमिली का फैमिली है नहीं, तो पहले फैमिली लाना पड़ेगा तब उसका मेंबर बनेगा। तो फिर तो वही बात है, फिर तो वही हो गई। वो मनोनीत होगा कि इलेक्टेड होगा, इस पर भी चुप हो जाते हैं। तो जब तक ले इस बेसिक बात को ग्राम सभा हमारा निर्वाचित हो, इस बेसिक बात की ओर हम नहीं लौटते हैं, तब तक ले जिस तरह महात्मा जी ने भी एक सपना देखा था, उसके पहले लोकमान्य तिलक ने एक स्वराज का सपना देखा था, उसके पहले दयानंद जी ने लोक स्वराज का एक सपना देखा था, बाद में लोहिया जी ने भी देखा, जब प्रकाश नारायण भी अपने जाने जाने के टाइम में देखे। विनोबा भावे का अपना एक अलग रास्ता था। वो कहते थे कि हमको सबको सहमत करके घूम घूम करके सहमत कर लेंगे। क्या सफलता मिली उनको, क्या नहीं मिली, ये अलग बात है। तो ये जो ड्रीम है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका सीधा सीधा कहे दयानंद जी से जोड़ कर देखे तो 1863, और लोकमान से जोड़ कर देखे तो 1908, और महात्मा जी भी वही 8-9 में पढ़ते थे। तो वो जाते वक्त ये जहाज में अपना जो किताब लिखे हैं उस स्वराज पर, लिखे नहीं है, वो इंटरव्यू है, तो उसको वो डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं वो अपना ड्रीम। लेकिन किसी के पास कैसा कैसा हो लोक स्वराज, अंतिम आदमी का जो वो है कैसा हो, किसी के पास नहीं है। लोहिया भी सप्त क्रांति को कहते हैं, जब प्रकाश संपूर्ण क्रांति कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि हम गांव से दिल्ली चलना चाहिए। तो लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। मुनि जी वैसे ही कहते हैं कि फैमिली वाला का मेंबर बनेगा। तो ये अभी तक ये रियल नहीं है। जहां तक बात है 73वें संविधान संशोधन की,
तो उसमें इसका स्पष्ट विश्लेषण है, किसी को कुछ नहीं करना है। मैं अभी 2-3 दिन पहले पूछा था कि अवेयरनेस का क्या मतलब है। अवेयरनेस से तो कितने आदमी को आप अवेयर कर लेगा? एक आदमी अपनी जिंदगी में कितने आदमी को अवेयर कर लेगा? अगर उसकी बात, विनोबा भावे सबसे बड़े माइलस्टोन है अवेयर करने के, वो तो देश को अवेयर कर न सके। तो इसीलिए महात्मा जी ने अवेयर का खेल नहीं खेला, अवेयर का खेल को 2 नंबर पर रखा। 1 नंबर पर खेड़ा मूवमेंट हो, चाहे चंपारण मूवमेंट हो, छक्का पर छक्का मारते गए, वो ये कर जिसे अन्ना साहब ने अभी किया 10 साल 15 साल पहले। तो कुल मिला करके मेरे कहने का मतलब यह है कि 73वां संविधान संशोधन जो है उसमें सभी बात है। अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे, ढेर लंबा चौड़ा भी नहीं है, 2-2.5 पेज का है, तो उसमें सारी बातें हैं। सिर्फ एक बात उसमें नहीं है, उसको कहते हैं 243(6). वो कहता है कि इसका कैसे लागू होगा, कैसे नहीं लागू होगा, ये सब विधानमंडल तय करेगा। और विधानमंडल आप लोग बार बार डिस्कस करते ही हैं कि विधानमंडल अपना क्यों पावर देगा गांव वाला को? तो वो चमचमाता कार, चमचमाता जूता, चमचमाता पॉलिश किया हुआ चेहरा, वो फिर तो उसको कौन वैल्यू रहेगा? तो ये बेसिक इसमें क्या लड़ाई है कि 243(6) को नरेंद्र मोदी विलोपित करे, उसको हटा दे उसमें से, बस वो लाइन खत्म हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा उसी दिन से। तो 39 का 39 विभाग, 29 का 29 विभाग मिल जाएगा। उसमें कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत किसी विद्वान आदमी ने उसको बनाया है, लेकिन नरसिंह राव को उसको लागू तो करना नहीं था, उनके पास इतना पावर भी नहीं था। कहा कि भाई विधानमंडल जब कहेगा तो लागू होगा, लागू विधानमंडल को करना है। तो मनोनीत तो वो भी कहता है कि गांव का जितना एडल्ट है सब इसका मेंबर होगा, ग्राम सभा का। मुनि जी कहते हैं गांव का जितना फैमिली है सब उसका एगो एगो मेंबर ऊपर रहेगा। तो अब देखिए, अब आप लोगों को तय करना है। मैंने एक चित्र बना दिया, बताया कि क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है ऊपर से नीचे तक। उसके पहले अगर कहिएगा तो 1-2 लाइन बोलूंगा कि शुरू से अंत तक माने मनु महाराज गवर्नमेंट, पहल का गवर्नमेंट उनका बनता है, और फिर उसके बाद तक मुगल भी कोई डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मुगल के पास तो कौन सत्ता का पॉलिसी था नहीं, वही भारतीय पॉलिसी चलाया। इंडिया ने उसको गवर्नमेंट चलाना सिखाया मुगलों को। तो अंग्रेजों ने सीधे के सीधे इसको खत्म किया, पुलिस थाना ले गया, पंचायत, गांव, परिवार, कांग्रेस वालों ने इसका सत्यानाश कर दिया। और इसमें लड़ाई सिर्फ एक लाइन का यही है कि एक मेमोरेंडम मुनि जी प्रधानमंत्री जी को भेजे कि इसको विलोपित करो, इसको इलेक्टेड ग्राम सभा हो हमारा। थैंक यू, बहुत बोल दिया। आप लोग के पास कोई वक्ता था नहीं, मेरे को लगा कि बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक भाई साहब। नरेंद्र जी, आप अपनी बात बताइए। नरेंद्र जी, यदि आप 2 मिनट देंगे तो मैं रखना चाहूंगा एक बात। 5 मिनट रखिए भाई साहब। जी जी। श्रीकांत जी ने जो बात कही 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें 29 विधायी अधिकार और 18 विधायी अधिकार दिए जाने थे, इसको न देने का जो मूल कारण है वो ये दिखाई देता है कि जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को कि ऋषिकेश में शहरी विकास मंत्री के द्वारा जो है लगभग 1800 करोड़ रुपए का बजट आया। अब ये जो 1800 करोड़ रुपए का जो बजट आया है, ये अगर आप सीधे सीधे नगर पालिका को दे देते हैं और उसी का पूरा कंट्रोल हो जाता है, तो ऊपर वाली इकाई को कितना कमीशन मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा ये निर्धारित नहीं है। लेकिन जैसे ही विधायिका का नियंत्रण होता है तो विधायिका ये चाहती है कि मेरा ही व्यक्ति उस पद पर रहे, और कोई भी काम होगा तो उसमें अपना 30% 40% कमीशन जो है बटा रहेगा।
या फिर आप कह लीजिए कि एक नगर पालिका का अध्यक्ष भी चुना गया, तो वो भी कम से कम अगर एक सीट देता है तो एक सीट को लेने के लिए कम से कम 2-3 करोड़ की घूस देता है, तब जाकर के जो है उसको कोई पद प्राप्त होता है, या फिर उसको जो है आगे बढ़ाया जाता है पार्टी की तरफ से। अब वो 3 करोड़ लगाता है तो 50 करोड़ कमाने की सोचता है, जिसने 1800 करोड़ लगाया है वो भी सोचेगा इसमें 100-200 करोड़ मेरा भी हिस्सा हो। ये सारी बात यहाँ आ जाती है कि नियत ही गलत है। जो उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, पवंजय जी ने, कि देश में प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार है, चाय वाला भी बन सकता है। बन तो सकता है, लेकिन उसके बाद हम बनाने के बाद हम लोग साइड हो जाते हैं, सब कुछ वही करेगा। तानाशाह भी हो जाए और इमरजेंसी लगा दे इंदिरा गांधी की तरह, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार और न्यायपालिका के मामले में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ केवल लोक नियुक्त तंत्र नहीं है, लोक नियंत्रित भी है। केवल नियुक्ति के आधार पर इसे आदर्श नहीं कहा जा सकता। ये एक सर्कल है, एक बिंदु है। अंग्रेजों के समय में ये बिंदु एक केंद्र था, एक एक पॉइंट था। जब हम उस पॉइंट से निकले, लोकतंत्र में आए, तो ये हाफ सर्कल में बना, यानी पॉइंट आगे बढ़ा और हाफ सर्कल हो गया। अब इस हाफ सर्कल को फुल सर्कल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वही है सहभागी लोकतंत्र। यानी गुलामी से लोकतंत्र आ गए, लोकतंत्र से सहभागी लोकतंत्र। अर्थात हम लोग जो है संविधान संशोधन भी करवाएं, तंत्र का निर्माण भी करवाए और तंत्र की जवाबदेही भी तय करे। अभी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, ये बड़ी समस्या है और इसीलिए हस्तक्षेप बढ़ रहा है। जी धन्यवाद। ठीक ठीक बात है आपकी ब्रजेश जी। मैं तो कुछ इसी तरह का कहने वाला था, ब्रजेश जी ने अपनी बात कह दी है, तो उसी में ही करीब करीब मेरी बात का भी स्पष्टीकरण हो गया। लेकिन इस ये जो आज की कोटेशन है, इसमें मुनि जी से मेरी इस बात को लेकर के असहमति है कि बीच में इसमें लाइन है, इसमें लिखते हैं कि सामाजिक स्वराज्य तो जितना अंग्रेजों के समय था वह भी हमसे छिन गया, क्योंकि अंग्रेज तो विदेशी होने के कारण भारत की समाज व्यवस्था छेड़छाड़ से डरते थे। अगर इतिहास की बात करें, जैसा मैंने समझा है, तो उसमें बिल्कुल साफ बात है, अंग्रेज ही वो शक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारत की समाज व्यवस्था में कुछ दखल देने की कोशिश की। ये बात अलग है कि आजादी के बाद भारत सरकार जिस प्रकार की भी रही, उसने अपना वो हस्तक्षेप और ज्यादा बढ़ा दिया। इतना ज्यादा हस्तक्षेप, मतलब हस्तक्षेप समाज की व्यवस्था में मुसलमानों के टाइम में भी नहीं रहा। ऐसा इतिहास का जब सर्वे किया जाता है तो सामने हो। जहां तक भारत के तमाम चित्र को समझना है, तो विनोबा भावे की एक किताब है तीसरी शक्ति, उसमें वो एक कोटेशन लिखते हैं, बात लिखते हैं अपने एक लेख में आते आते। बड़ी अच्छी किताब है वो। प्राचीन भारत आजाद गांवों का आजाद देश था। राजे रजवाड़ों में या मुगल काल में, मुस्लिमों के काल में, ये आजाद गांव का गुलाम देश हुआ। अंग्रेजों के काल में भारत गुलाम गांव का गुलाम देश था, और आधुनिक काल में आजादी के बाद भारत गुलाम गांव का आजाद देश है। सरकारें किस प्रकार चुनी जाती हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न ना उठे, भारत के जनप्रतिनिधि का अस्तित्व क्या है इस पर प्रश्न ना उठे, ये चर्चा अगर की जाती है तो बात बेमानी सी लगती है। जिस संविधान की दुहाई बार बार दी जाती है, उसका अनुच्छेद 79 इस बात को कहता है कि भारत की एक संसद होगी, जिसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें बैठने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए कोई पार्टी का डायग्राम उस समय नहीं दिया गया था। भारत की जनता को अब उसका प्रतिनिधि कौन होगा, मूलतः उसका उसे तय करने का ही अधिकार नहीं है। तो ये लोकतांत्रिक धारणाओं पर एक प्रकार का आघात है, उसकी स्वराज्य की कसौटी पर एक तरह का प्रहार है। जब तक ये तय ना किया जाए कि जनता का प्रतिनिधि जनता तय करेगी, इसमें सवाल किया जा सकता है कि भयंकर अराजकता पैदा हो सकती है। इसमें मैं इतना ही सोचता हूं कि अगर
अराजक सरकार है उससे बेहतर है कि समाज अराजक हो जाए, क्योंकि जब समाज अराजक हो जाता है तो वो अपनी व्यवस्था फिर खुद बना भी लेता है। गांधी जी का उदाहरण दिया जाता है। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में जब भारत कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, तो अंग्रेजों के जो व्यवस्था चलाने वाले लोग थे उन्होंने गांधी जी से कहा था लंदन में कि हम आपको एक जिला दे देते हैं, आप उसकी व्यवस्था ठीक बना करके दे दीजिए तो हम समझेंगे कि आप भारत की व्यवस्था चला लेंगे और भारत के लोगों को परेशान नहीं करेंगे, और अगर गलती हुई तो निश्चित रूप से फिर आप इस काबिल नहीं है कि आपको आजादी दे दी जाए। गांधी जी का जवाब बड़ा सटीक था उस समय। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हमें ये गलती करने का अधिकार ही चाहिए। मैं भी अपनी बात के रूप में यही बात कह रहा हूं कि अगर राज्य अराजक है, बेहतर है कि फिर समाज को अराजकता करने का पूरा अधिकार हो जाए। जो बचेंगे बाद में ठीक रह लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिन घटनाओं से नुकसान हो रहा है, आदमी हमेशा ये सीखता है अपने जीवन से, जिन घटनाओं को लेकर के उसका नुकसान हो रहा है उन्हें वो ना दोहराए, और जो दोहराता है वो मूर्ख कहलाता है। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। ये जो सारा तौर तरीका है भारत की सरकार चुनने का और भारत की व्यवस्था बनाने का, ये राजनीतिक संगठनों को, राजनीतिक संगठन कहना गलत है, गिरोह कहना ठीक रहेगा इन्हें, इन गिरोह के चंगुल से निकल के बाहर आना चाहिए। फिर अगर कोई खराब सरकार भी बनती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, खराब भले ही हो, लेकिन आदमी को उसके अपने मामलों में निर्णय करने की आजादी होनी चाहिए। आदमी को, किसी धर्म या जाति संगठन की बात नहीं है। इसके बिना कैसी आजादी और कैसा स्वराज। इस दशा का जो श्रीकांत जी अभी कह रहे थे कि अवेयरनेस क्या हो सकता है, विनोबा पूरे जीवन दो चार आदमी विनोबा जैसे लोग नहीं कर पाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसके दूसरा रास्ता क्या है। आप प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे दीजिए, आज उठा करके टोकरी में फेंक दे, क्या करें। कितने ज्ञापन देश के विभिन्न जिलों में डीएम के जरिए सरकारों तक पहुंचाए जाते हैं, उनको विचार तक शायद ही कभी होता हो। तरीके हम लोगों का कमजोर तरीका हो सकता है, और तरीके और बेहतर हो सकते हैं कुछ दूसरे जिन पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं कम से कम कर तो रहे हैं। अवेयर, अगर हम ये कहें भी किसी को कि अवेयर कर रहे हैं और वही हमसे उल्टा कह दे कि मैं अवेयर हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो उससे ज्यादा हस्तक्षेप का अगर हमारा हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से फिर ये बात है कि हम भी वैसे ही परिस्थितियों को, वैसी ही व्यवस्थाओं का ढांचा बनाना चाहते हैं किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का, जैसा कि आज बना हुआ है। फिर हम बदलना क्या चाहते हैं। बात हम लोगों की तो इतनी होनी चाहिए, या सभी की होनी चाहिए, कि ठीक है हम अपनी बात कह देते हैं, जो मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो ठीक है। परस्पर रूप से ये बात मानी जानी चाहिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आप अपनी बात कहेंगे, मैं अपनी बात कहूंगा, दोनों सुन लेंगे, ठीक लगेगा मान लेंगे, नहीं लगेगा नहीं मानेंगे। इसके सिवा एक जो सामाजिक आधार होता है किसी कुछ लोगों के साथ बैठने का, मुझे तो नहीं लगता कि इसके सिवा कुछ और होता होगा। वैसे आप कुछ बता सकते हैं, कोई भी साथी। मुझे अपनी बात इतनी कहनी थी। धन्यवाद। कहें, कोई और कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, और प्रश्न भी पूछना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, मैं एक प्रश्न रख रहा हूं। जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान में जो हमारी समाज व्यवस्था है उसमें नेताओं का जो हस्तक्षेप है या विधायिका का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता जा रहा है।
तो इसमें क्या केवल विधायिका का ही हस्तक्षेप है या तंत्र की तीनों इकाइयों का संयुक्त रूप से है, या फिर ये कह लें कि कार्यपालिका तो गुलाम है और विधायिका कार्यपालिका के माध्यम से जो है वह हस्तक्षेप कर रही है? भाई साहब एक बार दोबारा प्रश्न रिपीट करिए तो। सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है उसमें वैसे तो हम देखते हैं कि विधायिका का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप दिखाई देता है, लेकिन केवल विधायिका का हस्तक्षेप है या तीनों इकाइयों का हस्तक्षेप है, या फिर ये मान लें कि कार्यपालिका तो गुलाम है और विधायिका कार्यपालिका का प्रयोग करके हस्तक्षेप करती है? मुख्य दोषी हम किसे मानेंगे तंत्र की तीनों इकाइयों में से? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। कोई भाई इस विषय पर अपनी बात रखना चाहे तो रखें। वास्तव में मेरी राय अगर पूछी जाए तो इस पर सिर्फ एक बात है कि तीनों इकाइयां ही पूरी तरह से इस बात के लिए लगातार लगा रहे, मतलब पूरी पुरजोर ताकत से लगी है कि संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार उनके पास ही हो। सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन का अपने आप को ठेकेदार कहती है। विधायिका यह कहती है कि संविधान संशोधन के सारे राइट्स मेरे ही पास हैं। कार्यपालिका यह कहती है कि हम काम तो करेंगे लेकिन चूंकि विधायिका के ही अनुसार काम करते हैं और हमारा मालिक न्यायपालिका है, लेकिन सर्वाधिक अधिकार उसी को प्राप्त है, सारा निर्णय लेने का अधिकार उसी को प्राप्त है, तो वह भी अपने आप को संविधान संशोधन के लिए ही उत्तरदायी मानती है। आप अभी तक के जितने संविधान संशोधन हैं लगभग आप सब देखेंगे तो कार्यपालिका के लिए ही किए गए हैं, लेकिन आप यह भी, आपका एक तर्क बिल्कुल वाजिब है कि विधायिका का गुलाम है एक तरीके से कार्यपालिका, तो वह उनके लिए करता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें संविधान संशोधन का अधिकार व्यक्ति को ना होना, सीधे नागरिक के पास ना होना एक बड़ा कारण है। ये मेरी अपनी राय है। और कोई भाई इस विषय पे कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। देखिए, इसमें दो बात है। इसमें पहली बात तो ये है कि आप पूरा मशीन को अलगे अलगे करके देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल का अगला जो चक्का है वो दूसरा है, पिछला जो चक्का है वो दूसरा है। ऐसा नहीं है, ये पूरा मशीन में करप्ट है। और इसका दूसरा लॉजिक ये है कि सबसे तब इसमें पावरफुल कौन है? तो सबसे अधिक पावरफुल है पार्लियामेंट। वो उसी के पास पूरा का पूरा ताकत है, सब ताकत है, और किसी के पास कोई ताकत नहीं है। समाज के लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो, उसका कैरेक्टर, उसका जो भी हो, पावर की बात जहां तक आती है तो उसी के पास डिग्निटी है। वो तो कुछ चीज को रखवाली करने के लिए है, संविधान के कुछ बातों की रखवाली के लिए सुप्रीम कोर्ट को काम दिया गया है और संविधान ने दिया है, कोनो अपने मन से उसने नहीं कर रहा है। और इसमें तीसरी बात जो है वो और इसको स्पष्ट कर देता है। अभी 2000 तक, 2000 पहले का रिपोर्ट है, 1998 का है कि विधायिका में कुल 10,000 फैमिली है। देश का कुल 10,000 परिवार 62 साल से जगह पर कब्जा कर 60% विधायिका पर, 40% नया लोग आते रहता है। और न्यायपालिका पर 60% कब्जा है कुल 300 फैमिली का। और जो ये खबरची विभाग है, जो चौथा खंबा पिलर जो वो अपन आड़े तिरछे गाड़ा रखा है, उसका कुल 100 फैमिली पूरे पत्रकारिता पर कब्जा करके रखा है। अभी तो सोशल मीडिया वगैरह आ गया है, अभी तो नया चीज, बहुत चीज बदल गया है। मैं खुद कह रहा हूँ कि ये पुराना डाटा है।
में इतना लंबा चौड़ा सोचने का नहीं है कि कौन अधिक डंडा चलाता है। वो नेता को आप चाहे जितना बुरा कह लीजिए, उसका गुण मैं 2-3 को बता देता हूँ। जो भी करता है, आप जाते तो नेता के पास है, कोनो जज के पास भी नहीं जाते हैं, कोनो अफसर के पास भी नहीं जाते हैं, कोनो पत्रकार के पास भी नहीं जाते हैं। नेता को चाहे दिन भर आप गाली देते हैं, इतना सहिष्णु है, गाली वही सुनता है, जाते आप उसी के यहाँ है, और काम जो भी करता है वही करता है। फिर भी आप फिर भी ये ऐसा माइंडसेट बनाया गया है, ऐसे कम्युनिस्टिक ये माइंडसेट है कि उसी को बुरा कहते हैं। जिस तरह आप लोग सेक्स पर डिस्कस करते हैं ना, कम्युनिस्ट सब कहा कि सेक्स हो गया बहुत बड़ा, सबसे बड़ा क्राइम है, जबकि हमारा पूरा का पूरा इतिहास पढ़ा पड़ा है कि वो सेक्स को कैसे देखता है। तो इसी तरह की बात है। ठीक बा। और कोई भाई अपनी बात रखे? जी नमस्कार सभी के लिए। जी भाई साहब बताएं। देखिए, जो बात पवनजय जी ने कही थी उस पर एक बड़ा अच्छा विचार ये आ रहा है कि हमें थोड़ा सोचना ये है कि जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है, यदि गुलामी की परिभाषा हम केवल ये मानते हैं कि हमारे विचारों को ही माना जाए, तब तो इसकी कोई परिधि ही नहीं है। मैं समझता हूं आज समाज गुलाम तो नहीं है, स्वतंत्रता भी है, लेकिन व्यवस्था में रहने की स्वतंत्रता है। जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था में आप रहेंगे तो आपकी स्वतंत्रता है, कहाँ गुलाम है। और यदि हम उस व्यवस्था में बहुत ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो दंडात्मक जो प्रक्रिया है वो गुलामी के रूप में हमें झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि समाज में अराजकता का माहौल क्या बनता है। एक शब्द हम लोग लगभग कहते हैं और सुनते हैं कि जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन बुद्धिमान, क्योंकि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, एक बुद्धि और एक बुद्धि मन, केवल बुद्धि तक होते हैं, एक बुद्धि और मन तक होते हैं, और एक बुद्धि मन और आत्मा तक होते हैं। लेकिन जिनकी पहुंच तीनों तक होती है वो कहते नहीं जो अच्छा लगे वो मत करो, बल्कि जो अच्छा है वो करो, जो अच्छा है वो करो। यदि अच्छा लगेगा तो अराजकता का माहौल बनेगा। मुझे अच्छा यदि कुछ लग रहा है, कुछ लोगों को पीटने का, तो क्या ये सही हो सकता है? एक उदाहरण दे रहा हूं, सड़क पर डंडा घुमाने का तो क्या सही हो सकता है? तो जो अच्छा है व्यवस्था के लिए, समाज के लिए, वह करो। एक और चीज आती है, जैसे हमारे जो धार्मिक लोग हैं वो एक कहते हैं कि जाय बिद रखे राम ताई बिद रहियो। अब इसका थोड़ा सा आधार बनाइए कि जाय बिद रखे राम। अब राम जी आप 4 दिन नहीं नहा रहे हैं कि जाय बिद रखे राम ताई बिद रहियो। आप अपनी व्यवस्था को चौपट की हुए घर की अव्यवस्था को बनाए हुए अव्यवस्था फैलाए हुए हैं, तो जाय बिद रखे राम ताई बिद रहियो। यदि इसकी जगह हमारा सोच ये हो जाती कि जाय बिद रहे राम ताई बिद रहियो, तो ज्यादा शायद प्रभाव पड़ता। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो समाज आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है, यह जो हमारी राज्य व्यवस्था है, कुछ दूरी तो है। दूरी का कारण यह है कि आज भी हम डीएम के पास जाते हैं, कोई हमें सामाजिक या कहीं किसी तरह का कोई अव्यवस्था दिखाई देती है, मेरे साथ कुछ ऐसा गलत होता है, हम लिखित पत्र देते हैं। महीने में हर राज्यों में हर जिलाओं में महीने में जो है 1-2 मीटिंग लगाई जाती है डीएम के द्वारा, उसका कुछ नाम दिया जाता है, मैं उसको भूल रहा हूं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी बनी हुई हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूं किसी व्यवस्था में सुधारात्मक मैं 3 चीजें मानता हूं, जहां पर हमारे नेताओं की सैलरी वगैरह जो सुविधाएं दी गई हैं
जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, इतनी सुविधाओं पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, समाज के सामने जाना चाहिए लेकर के। दूसरी व्यवस्था ये है कि जो हमारे सामने कुछ कानून बनाए जाते हैं, कुछ कानून जो हैं वो समाज के द्वारा कुछ ऐसे कानून बना दिए जाते हैं, यदि समाज में कोई डायरेक्ट अपना हस्तक्षेप, जैसे विवाह का, बाल विवाह की जो कानून बना हुआ है, वो सोच उनकी रही होगी, लेकिन एक स्थिति कभी ऐसी बन जाती है कि बेटी का विवाह हमें 16 साल में ही करना पड़ जाता है, 18 साल में नहीं, कहीं गलत, तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, घर परिवार माता पिता बचाने के लिए उसके इमीडिएटली कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जो है, तो वो विवाह करना ही पड़ता है 16 वर्ष की अवस्था में। एक ऐसा होता है कि मैच्योर व्यक्ति है, मैच्योर बच्ची है, वो 25 साल की हो जाए, कहीं सामाजिक उसका चाल चलन गलत नहीं है, ठीक है, कहीं मर्यादा पर या सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई ऐसा लांछन नहीं लग रहा है परिवार की, तो वहां 25 साल की हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्वतंत्रता के रूप में, लेकिन देखा गया जहां पर कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं हमारे समाज में थी, उनको जैसे एक दिन बोला गया, मैं तो बड़ा हतप्रभ रह गया कि जो नहीं नहीं, सती प्रथा का वो था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये गलत किया गया, शायद किसी के द्वारा कहा गया था, मुझे याद नहीं है, कई दिन कुछ दिन पहले। तो मैं तो बड़ा अचंभित हो गया कि एक औरत के लिए जो डाला जाता है उसमें जबरदस्ती, या तो वहां स्वेच्छा होती, जबरदस्ती डाला जाता था, तो उसको देख करके कौन मरना चाहता है, कौन जीवन नहीं चाहता। तो ऐसी अव्यवस्थाओं के लिए यदि भी हम ये कहें कि वो उन्होंने गलत किया, सुधार, ये समाज पर छोड़, अरे समाज ने ही तो निर्णय लिया भाई, उन्होंने जो बात उठाई थी समाज ही तो उनके साथ लगा। तो कुछ चीजें ये कि समाज ही हमें घेरे में खड़ा कर देगा, जो हमारे विचार हैं और जो हमारी वो है। तो कहने का मैं ये कह रहा हूं कि विवेश जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इसमें हम न्याय पर बिल्कुल ठीक है, देरी से मिलती है, मैं सहमत हूं, कुछ प्रक्रिया में इसमें बदलाव होना चाहिए, जो नेताओं की अपनी पद प्रतिष्ठा की एक दिखावा है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। दूसरा ये है कि जो कानून व्यवस्था है उसमें कुछ हमारा ऐसा तरीका हो सकता है जो समाज के लोगों के द्वारा, बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा कोई एक निर्णय ले लिया जाए, उनकी सलाह ले ली जाए, एक ऐसा संविधान। तो यही सुधारात्मक प्रक्रिया को लोकतंत्र, यानी तानाशाही से या गुलामी से, जो अंग्रेजों का दूसरे शासन, दूसरे लोगों का शासन था, तो उससे हम लोकतंत्र की तरफ आए, अपने लोगों की तरफ आए कुछ हद तक तो। लेकिन अब इसकी और अच्छी प्रक्रिया बन जाए तो लोक स्वराज इसको कह सकते हैं, उस ओर जा सकते हैं। लेकिन मैं पुनः यही कहूंगा कि कोई समय ऐसा नहीं रहा है जहां समाज पूरा अग्रणी रहा है, अराजकता किसी तरह से, और समाज जब भी किसी अव्यवस्था में आया उसने अपने आप को देखा है कि हाँ अराजकता, हमें गुलाम बना जा रहा, वहां समाज खड़े हुए हैं, केवल मेरे विचारों को नहीं माना जाए, इसको गुलामी कह देंगे, तो ये ना तो हमारे प्रासंगिक है और ना समाज में इसका कोई असर हो सकता है कभी, जिंदगी कभी भी, चाहे आप कभी किसी स्तर पर जाएंगे। वही है कि भाई जो अच्छा है वही करो, जो अच्छा लगे वो नहीं, बल्कि जो अच्छा है वही करो, इस पर 1000 नहीं 10,000 नहीं, पूरा समाज खड़ा हो जाता है। एक व्यवस्था भी समाज की बनी हुई है। तो समाज की जो मैं कहना अंत में यही चाह रहा था कि ठीक है, लोक स्वराज, यानी हम कुछ जो हमारे आपके बीच में चर्चा हो रही है मंच के द्वारा, संस्था के द्वारा, तो वही है कि यदि हम कुछ इस व्यवस्था में जो हमें लगता है कि भाई थोड़ा गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ व्यवस्था को सुधारात्मक प्रक्रिया के द्वारा ले जा करके जो है वो लोक स्वराज को ले जाएगा। और ये प्रक्रिया ऐसे भी, जैसे एक व्यक्ति के द्वारा ना, एक जन समूह के द्वारा लिखित पत्र प्रधानमंत्री को दिया जाए या मुख्यमंत्री को दिया जाए, डीएम को दिया जाए। आज भी हम कहीं धरना देते हैं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम के द्वारा, एसडीएम के द्वारा एक लिखित पत्र देते हैं, ज्ञापन देते हैं राष्ट्रपति के लिए या उसके लिए। तो ये एक उसी का प्रक्रिया है। उसमें और थोड़ा सा बल लाया जाए, भाई बात को सुना जाए, जहां पर एक चीज के लिए है, जो समाज से कोई बात उठती है तो उसको सुना जाए, जनप्रतिनिधि लोग चुने, लोकसभा उसको सुनो और चर्चाएं होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि व्यवस्था पूरी ठीक है, लेकिन यदि जनसमूह इस बात को मांग करे कि हमारी सहभागिता है, होनी चाहिए, और वो है, वो जन समूह को भी तो आवश्यकता इस चीज की है कि वो एक विचार से, एक बात से सहमत हो कि हाँ बात तो ठीक है भाई, इसको होना ही चाहिए, अन्यथा मुझे सही लग रहा है वही ठीक है। तो ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ये ना उपयुक्त है और ना ही इसको कोई गति का प्रदान दे सकते हैं। जी धन्यवाद। ठीक भाई। और कोई भाई? भाई बोल रहे नहीं। ठीक।
धन्यवाद। आज की चर्चा में आप सभी का जुड़ने का बहुत बहुत आभार। सोमवार को फिर नए विषय के साथ जुड़ेंगे। एक सूचना है बहादुर सिंह जी, आप लोग भी, और ब्रजेश जी भाई साहब, आप सभी के लिए, कि कल 12:30 बजे दिन में इसी लिंक पर मुनि जी कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे उनके पुराने साथी भी जुड़ेंगे जो अन्य प्रदेशों में अभी तक मुनि जी का काम किसी न किसी माध्यम से कर रहे हैं। बहादुर सिंह वो जी का सारे पुराना लोग कौन है? जुड़ेंगे। आप लोग 12:30 बजे जुड़ सकते हैं उस मीटिंग में भी। धन्यवाद। जी, कल मैं टूर्नामेंट में रहूंगा, लगभग 7, 5, 6 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। जी।